तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में जिला सीरीज, और जिला सीरीज में हमारा चल रहा था उत्तरकाशी जिला, जिसमें हमने उत्तरकाशी जिले के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से देख लिए होंगे और नोट्स बना के याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, आज बढ़ते हैं हम उत्तरकाशी जिले के तीसरे पार्ट में। ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट और छूटे हैं उत्तरकाशी में और क्या क्या हेडिंग और बन सकती है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज जो हम चला रहे हैं, ये आगामी जो उत्तराखंड पुलिस आरक्षी या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, आने वाली वीडियो भी पीडीओ पटवारी है स्नातक स्तरीय, या जो अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है लोअर पीसीएस में जो उत्तराखंड का जो पार्ट आएगा, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसलिए आप बिल्कुल भी मिस मत करना। जिला सीरीज में लगभग उत्तराखंड के मतलब सब चीज़ों को मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पर बिल्कुल बने रहिएगा। चलो दोस्तों, तो फिर करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली कुछ पहले कुछ वन लाइनर पे बात करेंगे, देन हम उसके बाद उत्तरकाशी की कुछ हेडिंगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि उत्तरकाशी किस पर्वत पर बसा हुआ है, तो आप बोलोगे वरुणावत, वरुणावत पर्वत पर। ठीक है, वरुणावत पर्वत पर क्या बसा है सर? आप बोलोगे उत्तरकाशी बसा हुआ है वरुणावत पर्वत पर। क्लियर है? उसके बाद अगर हम अगली हेडिंग की बात करें, तो उत्तरकाशी में है एक जगह लंका। ठीक है, लंका पुल सुना होगा आपने। उत्तरकाशी में एक जगह है लंका, और इस लंका में 2 नदियों का संगम होता है। आपने वो लिखना है भागीरथी, भागीरथी प्लस जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा। तो भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम कहाँ पे होता है? आप बोलोगे लंका पे। और यहाँ पर जो लंका पुल बना था, लंका पुल, लंका पुल बनाया गया था 1985 में। तो ये बातें आपने याद रखनी है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भागीरथी या जाड़ गंगा। जाड़ गंगा को हम कहीं कहीं पर जाह्नवी नदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जाह्नवी, जाह्नवी नदी। वही जाड़ गंगा, जब मैंने आपको उत्तरकाशी के दर्रे पढ़ाए थे, तो मैंने आपको थांगला दर्रा पढ़ाया था, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो वहीं से ये जाड़ गंगा निकलती है, और किसकी सहायक है? भागीरथी की। और लंका नामक स्थान पे इनका संगम होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं उसके बाद अगले फैक्ट में। अगला जो हमारा फैक्ट होगा, अगला आपने पॉइंट लिखना है कि गंगोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला, पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय, प्रथम यूरोपीय। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय या प्रथम अंग्रेज आप बोल सकते हो, उसका नाम है जे बी फ्रेजर, जे बी फ्रेजर। तो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था सर? आप बोलोगे जे बी फ्रेजर। और कब पहुंचा था सर? आप बोलोगे 1816 में। ठीक है, और जे बी फ्रेजर की एक बुक है, एक बुक है, उस बुक का नाम है इनका द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, इनकी बुक भी आपको याद रखनी है, द हिमालयन, द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन किसकी बुक है? तो आप बोलोगे जे बी फ्रेजर की। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है कि गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आप बोलोगे जे बी फ्रेजर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। उत्तरकाशी में है एक पर्वत। अब मैं गंगोत्री गंगोत्री नाम से सब चीजें आपको एक सामने लिखा रहा हूँ, गंगोत्री पर्वत। ठीक है, तो गंगोत्री पर्वत कहाँ है सर? आप बोलोगे गंगोत्री पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। देखो, गंगोत्री मंदिर भी उत्तरकाशी में, गंगोत्री पर्वत भी उत्तरकाशी में है। और गंगोत्री जो पर्वत है उसकी हाइट है 6672 मीटर। ठीक है, 6672 मीटर गंगोत्री पर्वत की हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे आप गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर भी कहाँ है सर? आप बोलोगे गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। और ये आपने पॉइंट लिखना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, उत्तराखंड का
उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, अभी जब हम उत्तरकाशी के ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको सभी ग्लेशियर लिखाऊंगा उत्तरकाशी के, लेकिन फिलहाल आपको वन लाइनर के तौर पर याद रखना है कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है। आप बोलोगे उत्तरकाशी में है, और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि उत्तराखंड में है कुल 6 नेशनल पार्क, जिसमें से एक नेशनल पार्क है जिस नेशनल पार्क का नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? सर आप बोलोगे गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी में। कब हुई सर गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना? तो आप बोलोगे 1989 में इसकी स्थापना हुई। अगर इसके एरिया की बात करें, इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है सर 2390 किलोमीटर स्क्वायर। और क्यों है इम्पोर्टेंट? तो सर आप बोलोगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? आप बोलोगे गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में, उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और 2390 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है बात? आप बोलोगे सर यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगे आप एक, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिखना है कि गंगा गंगा के गंगा के स्रोत का गंगा के स्रोत का पता लगाने पता लगाने गंगा के स्रोत का पता लगाने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको भेजा था? सर आप बोलोगे ये भेजा था आप रीपर को। ठीक है, किसको भेजा था? रीपर को भेजा था। ठीक है, रीपर को भेजा था। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा के स्रोत का पता लगाने किसको भेजा था? तो आप बोलोगे रीपर को भेजा था। और कब भेजा था? सर 1808 में। 1808 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रीपर को गंगा के स्रोत का पता लगाने भेजा गया था। जैसे कि मुगल काल में आपको पता है कि अकबर के द्वारा भी गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक दल भेजा गया था, क्योंकि जो अकबर की रसोई में जो पानी जाता था, बोला जाता है कि वो गंगा का पानी जाता है। ठीक है, उस टाइम गढ़वाल का राजा कौन था आपको पता है, जिसको हम राजनीतिक चतुर के नाम से भी जाना जाता है? सहजपाल, है ना? सहजपाल था अकबर के समकालीन गढ़वाल का राजा। तो उसी के समय क्या बोलते हैं, अकबर ने एक गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए अन्वेषक दल भेजा था। ऐसे ही अंग्रेजों में अगर बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसको भेजा गया, तो आप बोलोगे रिपर को 1808 में। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगला जो पॉइंट है आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, गर्तांगली। गर्तांगली, ठीक है, तो गर्तांगली भी उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में एक जगह है जहाँ से उत्तरकाशी में क्या होता था, यहीं से भोटिया व्यापारी तिब्बत के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, ट्रेड होता था भोटिया व्यापारी भोटिया व्यापारी और किसके मध्य होता था? तिब्बत के साथ। भोटिया व्यापारी और तिब्बत या चाइना के साथ क्या होता था? यहाँ से व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। लेकिन क्या हुआ, आपको पता है कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध भारत चीन युद्ध हुआ, और उस वजह से यहाँ क्या हो गया, ये व्यापार समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब सरकार पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा दे रही है कि यहाँ से टूरिस्ट लोग आएंगे इधर देखने के लिए, तो इसको थोड़ा बहुत विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि गर्तांगली भी कहाँ है, उत्तर काशी में है। ठीक है, 1962 में क्या हो गया था, यहाँ ये व्यापार होता था। भोटिया जनजाति रहते हैं ना, आपको पता है उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता था, तिब्बत के साथ ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर बढ़ते हैं हम, आपको पता है कि उत्तराखंड में कुल 7 नेशनल पार्क है, और 7 वन्य जीव विहार है, और 6 नेशनल पार्क है। और ये जो वन्य जीव विहार वाला सवाल है, ये क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आ चुका है कि उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव विहार है, या उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उन 7 में से एक वन्य जीव विहार यहाँ उत्तराखंड उत्तरकाशी में, जिसका नाम है गोविंद
गोविंद वन्य जीव विहार। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ है, सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में है गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, और ये जो गोविंद वन्य जीव विहार है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो आपने लिखना है 485 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। 485 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। और यह है राज्य का पहला वन्य जीव विहार, राज्य का पहला वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, राज्य का पहला वन्य जीव विहार। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि राज्य का पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, आप बोलोगे गोविंद वन्य जीव विहार है, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और 485 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और यह राज्य का पहला वन्य जीव विहार है। अगर यहीं पर बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क के साथ साथ उत्तरकाशी में एक गोविंद नेशनल पार्क भी है। ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय पार्क या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, सर आपने लिखना है उत्तरकाशी में। क्लियर है, गोविंद नेशनल पार्क भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। अगर गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना करें, बात करें तो ये हुई थी 1980 में गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना। देखो पार्क अलग होता है, वन्य जीव विहार अलग होता है। ठीक है, अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो ये है इसका क्षेत्रफल 472 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 472 किलोमीटर स्क्वायर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है। क्लियर है, और ये प्रसिद्ध है हिम तेंदुए के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध। क्लियर है बात, तो हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है, सर आप बोलोगे गंगोत्री, ओ गंगोत्री बोल रहा मैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद नेशनल पार्क क्या वो है, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है बात, तो यहाँ तक आपकी ये बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अब दोस्तों थोड़ा एक हेडिंग पढ़ते हैं, ये तो थोड़ा बहुत वन लाइनर हो गए जो बीच में आपको याद करते रहना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। एक क्वेश्चन और लिख लो आप कि हाँ, राज्य में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन वाला जिला, सेब उत्पादन उत्पादन वाला जिला, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। राज्य में सबसे ज्यादा जो सेब उत्पादन वाला जिला है कौन सा है, सर आप बोलोगे उत्तरकाशी। तो राज्य का सबसे ज्यादा सेब उत्पादन वाला जिला कौन सा है, एप्पल कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा, तो आप बोलोगे उत्तरकाशी में। क्लियर है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब लिखेंगे हम यहाँ हेडिंग। ठीक है, अब हेडिंग के तौर पर आज हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी में एक जगह है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसका नाम है हरसिल। जिसका नाम क्या है, हरसिल, हरसिल। तो आपकी आज हेडिंग होगी हरसिल। ठीक है, हरसिल तो क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि हरसिल एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, यहाँ पर लोग बहुत टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक स्थल। क्लियर है बात, ये तो आप सभी को पता है। हरसिल नामक जगह कहाँ है, आप उत्तरकाशी पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि कहाँ होगी, उत्तरकाशी में है। ये बात क्लियर हो गई। अगर बात करें कि हरसिल, हरसिल का जो पुराना नाम है, हरसिल का पुराना नाम, तो हरसिल का पुराना नाम क्या होगा, सर आप बोलोगे हरसिल का पुराना नाम होगा हरिशिला। ठीक है, हरसिल का पुराना नाम क्या होगा दोस्त, हरिशिला होगा। अगर बात करें यहाँ पे किन किन नदियों का संगम होता है, अगर यहाँ पे नदियों की बात करें तो हरसिल में होता है भाई भागीरथी, भागीरथी प्लस जालंधरी, भागीरथी और जालंधरी। ठीक है, भागीरथी और जालंधरी नदी का क्या होता है यहाँ पे, संगम होता है। ये क्लियर है। अब हरसिल को हम जानते हैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। ठीक है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, सर आप बोलोगे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड हरसिल को कहा जाता है। ठीक है, अब आप इस स्विट्जरलैंड नाम से कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक नाम लिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको याद रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड या भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, तो आपने जब कौसानी और बागेश्वर जिला पढ़ा है वहां पे मैंने आपको बताया कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, सर आप बोलोगे कौसानी को, और कौसानी कहाँ है, सर बागेश्वर में है। और महात्मा गांधी ने
कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। यहीं पर बात करें, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहाँ है? तो अभी पढ़ा है मैंने आपको, ये बोलते हैं हम हरसिल को। ठीक है, और हरसिल कहाँ है? सर आप बोलोगे उत्तरकाशी। हरसिल कहाँ है? उत्तरकाशी। यहीं पर बात करें, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, गढ़वाल का गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। ठीक है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सर आप बोलोगे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता को। और चोपता कहाँ है? सर रुद्रप्रयाग है। जब मैंने आपको रुद्रप्रयाग जिला पढ़ाया था तो आपको याद रखना है। ठीक है, उस टाइम मैंने बताया था। उसी के बाद अगर आपके पास क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर, तो मिनी कश्मीर कहते हैं भाई पिथौरागढ़ को। किसको कहते हैं? सर पिथौरागढ़ को कहते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड और पिथौरागढ़, स्विट्जरलैंड और कश्मीर वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, एक सामने लिख देना है इन चीजों को, है ना। उसके बाद बढ़ते हैं, हमारी जो हेडिंग चल रही थी, हम हरसिल के बारे में पढ़ रहे थे कि हरसिल एक पर्यटक स्थल है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम हरिशिला है। यहाँ पर भागीरथी और जालंधरी नदी का संगम होता है। हरसिल को हम उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सेब के बागान किसने लगाए? तो आपको पता है कि हरसिल में सेब बागान, ठीक है, आपने नोट्स बनाते रहना है कि हरसिल में सेब बागान किसने लगाए? तो आप बोलोगे फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन नामक एक अंग्रेज था, फ्रेडरिक विल्सन। ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ पर सेब के बागान लगाए। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इन्हीं के कारण यहाँ पर सेब की एक प्रजाति है जिसको हम बोलते हैं सेब की प्रजाति, सेब की प्रजाति। ठीक है, यहाँ पर कौन सी होती है सेब की प्रजाति? इन्हीं के नाम से लगाया गया है। उस प्रजाति को हम बोलते हैं विल्सन प्रजाति। ठीक है, विल्सन प्रजाति। फ्रेडरिक विल्सन द्वारा हरसिल वाले क्षेत्र में सेब के बागान लगाए गए, जिसके कारण यहाँ पर जो सेब होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोला गया पर विल्सन प्रजाति के सेब। ठीक है, विल्सन प्रजाति के सेब। अगर बात करें फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा, तो फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ पर आलू की खेती भी की। ठीक है, हरसिल में, हरसिल में आलू की खेती, हरसिल में आलू की खेती। तो हरसिल में आलू की खेती किसके द्वारा की गई? सर आप बोलोगे विल्सन महोदय के द्वारा हरसिल में आलू की खेती भी की गई। अगर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग हरसिल को विल्सन को बहुत वो मानते थे, ठीक है, अच्छा आदमी मानते थे। तो इन्होंने विल्सन को फ्रेडरिक विल्सन के उपनाम रखे हैं। विल्सन को ये बोलते थे, एक तो बोलते थे पहाड़ी। ठीक है, विल्सन के क्या क्या नाम रखे थे स्थानीय लोगों ने? एक तो पहाड़ी नाम रखा था, और इसको बोला था एक राजा विल्सन। ठीक है, किंग ऑफ हरसिल भी बोलते थे इनको, या राजा विल्सन। स्थानीय लोग फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी नाम से या राजा विल्सन के नाम से भी पुकारते थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके बाद बात आती है 1864 की। 1864 में विल्सन ने, फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ पर क्या बनाया? विल्सन कॉटेज बनाया। कहाँ पे? हरसिल में। विल्सन ने क्या बनाया यहाँ पे? विल्सन कॉटेज, विल्सन कॉटेज बनवाया। ठीक है, तो आपने लिखना है 1864 में विल्सन के द्वारा यहाँ पर विल्सन कॉटेज बनाया गया, जो कि कहाँ पर है? सर आप बोलोगे ये है हरसिल में। क्लियर है बात? तो विल्सन कॉटेज कहाँ पर है? हरसिल में। अगर बात करें हरसिल की, तो हरसिल में यहाँ पर 1818 में एक मंदिर बना, जिस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो आपके पास क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? सर आप बोलोगे कहाँ है? तो हरसिल में है। यहीं पर एक मंदिर और है जिस मंदिर का नाम है चंदोमती माता मंदिर। चंदोमती माता मंदिर, चंदोमती माता मंदिर भी कहाँ है? तो सर आप बोलोगे हरसिल में है। क्लियर है बात? यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। हरसिल में ही, हरसिल में ही मैं साइड में लिख रहा हूँ, हरसिल में ही नचिकेता ताल है। नचिकेता, हरसिल में ही नचिकेता ताल भी है। और हरसिल में ही एक झरना है जिस झरने का नाम है मंदाकिनी झरना। मंदाकिनी झरना। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि नचिकेता ताल का है? सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में भी कहाँ पर है? हरसिल वाले क्षेत्र में। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर हम मंदाकिनी झरना का है, तो वो भी बोलोगे आप सर हरसिल में है, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। क्लियर है दोस्त? तो यहाँ तक आपने ये बातें अच्छे से याद करनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ, जिस हेडिंग का नाम है रवाई घाटी।
जिस हेडिंग का नाम है रवाई घाटी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रवाई घाटी के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रवाई घाटी के बारे में। रवाई घाटी, ठीक है। सबसे पहले तो अगर बात की जाए, जो ये रवाई घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश से लगने वाला एरिया है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ शॉर्टकट में, हिमाचल प्रदेश से लगने वाला क्षेत्र, लगने वाला क्षेत्र। तो हिमाचल प्रदेश से लगने वाला क्षेत्र कौन सा है सर? रवाई घाटी। आपके पास क्वेश्चन आता है कि रवाई परगने को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? उस टाइम जब टिहरी, अंग्रेजों ने टिहरी को सौंप दिया था इसको, सुदर्शन शाह को। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो रवाई वाला क्षेत्र था वो भी सुदर्शन शाह को दे दिया गया था। तो आपने याद रखना है कि रवाई, ये क्वेश्चन आता है कि रवाई परगने को टिहरी में कब शामिल किया गया? टिहरी में कब टिहरी में कब शामिल किया गया? तो आप बोलोगे 1824। 1824 में क्या किया गया? रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया गया। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आए, जब रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया गया उस समय कुमाऊं कमिश्नर, तो मैं के कमिश्नर के नाम से लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। और टिहरी राजा, टिहरी का राजा कौन था सर? टिहरी का राजा था, टिहरी का राजा कौन था सर? आप बोलोगे सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। क्लियर है बात? तो आपके पास क्वेश्चन है कि रवाई परगने को टिहरी में कब शामिल किया गया? आप बोलोगे 1824 में। उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आप बोलोगे जॉर्ज विलियम ट्रेल। क्लियर है बात? और उस समय टिहरी का राजा कौन था? टिहरी का राजा था सर सुदर्शन शाह। क्लियर है बात? सुदर्शन शाह उस समय टिहरी का राजा था। बेसिकली अगर बात करें, जो ये रवाई घाटी है, इससे जो लगने वाला एरिया है वो है उत्तरकाशी का पुरोला और मोरी वाला एरिया। ठीक है, तो यहीं पर जो रवाई क्षेत्र है, यहीं पर रवाई घाटी है, जो यहीं पर एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है पुरोला। पुरोला आपने सुना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जो ये पुरोला है ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरोला के समीप है एक जगह जहाँ पर नाम है देवडुंगा। ठीक है, आपने ये याद रखना है, एक जगह है यहाँ पे देवडुंगा। ठीक है, देवडुंगा। ठीक है, देवडुंगा नामक जगह भी उत्तरकाशी में है। और यहाँ से हमें मिली है यज्ञ वेदिका, यहाँ से मिली हमें यज्ञ वेदिकाएं। ठीक है, जो यज्ञ करने की वेदिकाएं होती हैं वो हमें मिली है यहाँ से, यज्ञ वेदिकाएं। और वो है, आपको पता है कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है ना अमोघ भूति, अमोघ भूति, अमोघ भूति। तो अमोघ भूति की यज्ञ वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं सर? आप बोलोगे देवडुंगा, उत्तरकाशी से, जो कहाँ पर है? पुरोला में। क्लियर है बात? और अमोघ भूति का संबंध किससे है? तो सर आप बोलोगे अमोघ भूति का संबंध है कहाँ से? सर आप बोलोगे कुणिंद वंश से। कुणिंद वंश, कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि उत्तरकाशी का जो ये पुरोला एरिया है वहां से हमें देवडुंगा से यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। किसकी हैं? अमोघ भूति की। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अमोघ भूति की यज्ञ वेदिकाएं कहाँ से मिली? आप बोलोगे देवडुंगा, उत्तरकाशी से। अमोघ भूति का संबंध किस वंश से है? तो आप बोलोगे कुणिंद वंश से। क्लियर है बात? यहाँ तक आप क्लियर रखोगे बात। उसके बाद अब हम बात कर रहे थे पुरोला की, हम बात कर रहे थे पुरोला की। ठीक है, सबसे पहली बात, तो पुरोला किस नदी के तट पर है? सर आप बोलोगे कमल नदी, कमल नदी के तट पर है। और कमल नदी किसकी सहायक है? सर यमुना की सहायक, यमुना की सहायक। कमल नदी किसकी सहायक है? तो आप बोलोगे यमुना की सहायक। जो ये पुरोला वाला एरिया है, कमल नदी वाला एरिया, ये जो पुरोला है ये प्रसिद्ध है लाल चावल के लिए। तो लिख दो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध, लाल चावल के लिए प्रसिद्ध। तो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध कौन सा एरिया है? सर आप बोलोगे पुरोला। और बेसिकली कौन सी घाटी? तो आप बोलोगे सिराई घाटी, सिराई घाटी। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध कौन सी घाटी है? सर आप बोलोगे सिराई घाटी। ठीक है, अब जो ये पुरोला है, इस पुरोला में कहा जाता है, पुरोला का वरदान कहा जाता है कमल नदी को। ठीक है, तो आप लिखोगे कि पुरोला कमल नदी को किसका वरदान कहा जाता है? पुरोला का वरदान। तो यहाँ पे लिख दो कमल नदी को क्या कहा जाता है? पुरोला का वरदान। ठीक है, तो पुरोला का वरदान किस नदी को कहा जाता है? कमल नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये जो पुरोला वाला एरिया है, इसमें क्या होता है कि मछली और भात वाला, मतलब फेमस है ये, मछली और चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि उत्तराखंड का, जैसे बंगाल वाला, जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, वहाँ पे आपको पता है कि
जो फिश है और जो मतलब मछली और चावल है वो बहुत ज़्यादा खाए रूप में उसका क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है, खाया जाता है। तो हम उसको बोल सकते हैं, पुरोला को भी सेम वैसे ही है, तो हम पुरोला को बोल सकते हैं कि इसको, पुरोला को हम बोल सकते हैं उत्तराखंड का मिनी बंगाल। मिनी बंगाल, मिनी बंगाल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, मछली चावल प्रसिद्ध है, ठीक है यहाँ का। ठीक है, उसी के बाद अगर बात करें, यहाँ पर एक बुग्याल है जो कि हमने परसों पढ़ लिया था, हर की दून बुग्याल। हर की दून बुग्याल। तो आपके पास क्वेश्चन आए कि हर की दून बुग्याल कहाँ है, तो सर आप बोलोगे पुरोला में, ठीक है। और हर की दून बुग्याल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है पुरोला को। तो यहाँ पे लिख दो आप, हर की दून का प्रवेश द्वार। हर की दून का प्रवेश द्वार। हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, सर आप बोलोगे पुरोला को। तो यहाँ पर हमने पुरोला के बारे में बेसिक फैक्ट पढ़े। कमल नदी के तट पर है। कमल नदी किसकी सहायक है, सर यमुना की सहायक है। कब, और पुरोला को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। और लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे जो घाटी है, सिराई घाटी। उत्तराखंड का मिनी बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मछली और चावल है उसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो इसको हम बोल देते हैं उत्तराखंड का मिनी बंगाल। ठीक है, यहीं पर है हरकीदून बुग्याल, और हरकीदून बुग्याल का प्रवेश द्वार कहा जाता है पुरोला का। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, जो ये हरकीदून है, हरकीदून किस नदी के बेसिन पर है, किस नदी के बेसिन पर है, तो आप बोलोगे सर जो ये हरकीदून है, हरकीदून है सर सुपिन। सुपिन टॉन्स की सहायक है ये। रुपिन और सुपिन का संगम होता है ना नेटवाड़ में, वहां पर से ये टॉस बन जाती है। तो ये जो हरकीदून है ये सुपिन नदी के बेसिन पर है, और जो ये हरकीदून है, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट लिखना है कि हरकीदून, हरकीदून क्षेत्र, हरकीदून क्षेत्र के इष्ट देवता, हरकीदून क्षेत्र के इष्ट देवता, तो आप बोलोगे हरकीदून क्षेत्र के जो इष्ट देवता हैं वो हैं शमसू महाराज। शमसू, शमसू महाराज, ठीक है। हरकीदून क्षेत्र के जो इष्ट देवता हैं वो हैं शमसू महाराज, और ये शमसू महाराज दुर्योधन के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है, दुर्योधन, ठीक है। कौरवों में है था ना दुर्योधन, दुर्योधन के रूप में पूजे जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि जो हरकीदून के क्षेत्र के जो इष्ट देवता हैं वो कौन है, शमसू महाराज है, और दुर्योधन के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है इसके बारे में। उसके बाद अगर हम अगली जो बात करें, याद रखना है आपको, देखो प्राचीन काल से ही उत्तराखंड अपने आप में बहुत प्रसिद्ध जगह रही है, ठीक है। यहाँ से बहुत साक्ष्य मिले हमें मानवों के अस्तित्व के, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल में हमें शैल चित्र मिले हैं, है ना, बहुत सी जानकारी हमें मिली है। महापाषाण कालीन समाधान मिले हैं कहीं से, है ना, कहीं से हमें शैल चित्र मिले हैं, कहीं से हमें शैलाश्रय मिले हैं, है ना। तो यहाँ पर है एक जगह हुडली, उत्तरकाशी में है एक जगह हुडली, ठीक है। आपको याद रखना है कि हुडली, हुडली का है, तो सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है ये हुडली, अपने आप में बहुत फेमस जगह है। और यहाँ हुडली से हमें मिले हैं नीले रंग के शैल चित्र, नीले रंग के शैल चित्र, शैल चित्र। तो आपके पास पेपरों में पूछा जाता है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, सर आप बोलोगे हुडली से प्राप्त हुए। और हुडली नामक जगह कहाँ है, सर उत्तर काशी में। क्लियर है बात। उसके बाद यहीं पर आपको एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर है मंजियाली का सूर्य मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। तो मंजियाली का सूर्य मंदिर सर कहाँ है, सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में है। और किताबों में इसकी शैली कहीं कहीं पर लिखी गई है, इसकी शैली लिखी गई है पुष्पक शैली, पुष्पक शैली। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है, सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। कौन सी शैली है, पुष्पक शैली। उत्तराखंड में जो ये सूर्य मंदिर है, हमें ये शकवंश के निवास की पुष्टि दिलाते हैं कि यहाँ पर कभी शकवंश का शासन रहा होगा। जब मैंने आपको अल्मोड़ा जिला पढ़ाया था, तब मैंने आपको अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर पढ़ाया था, है ना। जब मैंने आपको टिहरी पढ़ाया था, तो मैंने आपको पलेटी का सूर्य मंदिर पढ़ाया था। तो ऐसे ही जगह जगह उत्तराखंड में क्या है, सूर्य मंदिर है। अच्छा, मैंने पौड़ी में एक सूर्य मंदिर लिखाना आपको भूल गया था, तो यहीं पर आप नोट कर दो, जहाँ पे आपने पौड़ी जिला लिखा होगा वहाँ पर लिख दो पौड़ी में, ठीक है। ये छूट गया था शायद वहाँ पे, वहाँ पर है क्यार्क सैन का सूर्य मंदिर, क्यार्क सैन, क्यार्क सैन का सूर्य मंदिर, ठीक है, क्यार्क सैन का सूर्य मंदिर।
क्यार्कसैंण का सूर्य मंदिर कहाँ है? सर आप बोलोगे पौड़ी में, इसको ऐड कर देना आप वहीं पे, ठीक है। हमेशा कभी भी आप नोट्स बनाते हो तो एक टॉपिक जब खत्म होता है तो उसके बाद 1.5 या 2 पेज छोड़ दिया करो, ताकि क्या है, जब कभी आप प्रैक्टिस सेट करोगे या यूट्यूब में पढ़ोगे या कोई नई किताब पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं से आपको कोई नया फैक्ट मिलेगा, तो खट जगह आप वहाँ पे नोट करते रहो, आपके लिए सुविधा होगी। सब चीज़ें आपको एक सामने मिलेंगी तो रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि रिवीजन तो बाद में करना है, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, लेकिन आपके पास वो डाटा होना चाहिए। अगर डाटा नहीं रहेगा तो आप रिवीजन कहाँ से करोगे? पहली बात तो ये कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। अंतिम समय का जो हथियार होता है वो नोट्स होते हैं, ठीक है। इधर उधर कभी नहीं भटकना चाहिए। जब पेपर की डेट आ जाती है, आपको अपने हथियार यानी आपके जो नोट्स होते हैं उनको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। लास्ट टाइम में वही काम आते हैं। और आपको मतलब चीज़ें क्या होनी चाहिए, जोड़ जोड़ के पढ़नी है। लिंक करोगे चीज़ों को तो तब क्या होता है, ज़्यादा समय तक याद रहती है चीज़ें, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप लिख देना, जहाँ पे पौड़ी है वहाँ पे लिख देना क्यार्कसैंण का सूर्य मंदिर पौड़ी में, ठीक है। मंजियालिका उत्तरकाशी में, और कौन सी शैली में? पुष्पक शैली में। क्लियर है बात दोस्त? यहाँ तक ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपने अगली जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है उत्तरकाशी में प्रमुख संस्थान, ठीक है। कौन कौन से फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो लिखो उत्तरकाशी के प्रमुख संस्थान, प्रमुख संस्थान। और इन प्रमुख संस्थानों में जो सबसे मेन आता है वो आता है निम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, है ना। इसको बोलते हैं हम क्या, नेहरू, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो जो निम है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, वो है भैया उत्तरकाशी में। वो कहाँ है? सर आप बोलोगे वो है उत्तरकाशी में। अगर बात की जाए जो निम है, निम की स्थापना कब हुई, तो सर निम की स्थापना हुई 14 नवंबर 1965 को। निम की स्थापना कब हुई? सर आप बोलोगे 14 नवंबर 1965 को, ठीक है। पर्वतारोहण का कोर्स यहीं से होता है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका जो ध्येय वाक्य है, मूल वाक्य, मूल वाक्य या ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य ये है साहसे श्री, साहसे श्री प्रतिवसति। तो निम्न का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? साहसे श्री प्रतिवसति। क्लियर है बात? उसके बाद अगर बात करें इसके जो पहले प्रधानाचार्य थे, पहले प्रिंसिपल, ठीक है, पहले प्रधानाचार्य, जो ये निम है, जो एक इंस्टीट्यूट है, इसके जो पहले प्रधानाचार्य थे वो थे ज्ञान सिंह बिष्ट, ज्ञान सिंह बिष्ट। तो निम के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? ज्ञान सिंह बिष्ट। और वर्तमान वाले आपने यहीं पर ढूंढ के लाने हैं, और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपको वर्तमान में नेट से खोज के लाने हैं, ठीक है। वर्तमान कौन है? क्लियर है बात? ये वही निम है जिसके प्रधानाचार्य कौन रह चुके हैं? सर कर्नल अजय कोटियाल, जो गढ़वाल राइफल से रिटायर कर्नल है ना। इन्होंने क्या किया था, ये आपको पता है, एक संस्था है यूथ फाउंडेशन, यूथ फाउंडेशन संस्था है ना। तो यूथ फाउंडेशन संस्था क्या है? युवाओं को सैन्य क्षेत्र में निशुल्क ट्रेनिंग देती है ना, निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। तो जो ये निम है, निम के प्रधानाचार्य कौन रह चुके हैं? अजय कोटियाल जी, जो वर्तमान में निम के, और निम बोल रहा मैं, उसके यूथ फाउंडेशन के प्रबंधक है, जो युवाओं को निशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है बात? अगले जो इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह है हिमालयन संग्रहालय, हिमालयन संग्रहालय। हिमालयन संग्रहालय भी कहाँ है? सर उत्तरकाशी में, ठीक है। और जो हमारा ये निम है ना, निम के अंदर ही है ये, ठीक है, निम में, निम, निम में। क्लियर है बात? जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वहीं पर है क्या? हिमालयन संग्रहालय, हिमालयन संग्रहालय भी वहीं है। अगर अगले इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर है तरुण पर्यावरण, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान। तो तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान भी कहाँ है? सर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उसके बाद अगले की बात करें तो यहाँ पर है हिमालय, हिमालय पर्यावरण, हिमालय पर्यावरण शिक्षा, हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, जो कि 1995 से 1995 से टिहरी,
1995 से टिहरी और उत्तरकाशी में जैव विविधता का कार्य कर रहा है। ठीक है, टिहरी और उत्तरकाशी, टिहरी और उत्तरकाशी में क्या कर रहा है सर, आप बोलोगे जैव विविधता का कार्य कर रहा है, जैव विविधता का कार्य। तो देखो हिमालयन संग्रहालय भी उत्तरकाशी में निम्न के अंदर है। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान भी उत्तरकाशी में, हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। 1995 से टिहरी और उत्तरकाशी में क्या कर रहा है, ये जैव विविधता का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, क्लियर रहनी चाहिए। तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पे विराम। छोटी छोटी क्लास है, आपको एक एक दो दो पेज का डाटा मैं डेली लिखा रहा हूँ, ताकि क्या हो आपके पास ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और याद करने में आसानी हो। ठीक है, देखो ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, जो आपके पास ज़्यादा देर तक रहे। ठीक है, अब आपने एक दिन में 50 पेज पढ़ दिया और याद आपको 2 पेज भी नहीं, तो क्या फ़ायदा से पढ़ गए। उससे बढ़िया 2 पेज पढ़ो लेकिन उनको ढंग से पढ़ दो, 2 पेजों को ही 10 बार पढ़ दो तो याद हो जाएंगे वो, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, कमेंट भी करना। ठीक है, थोड़ा चैनल को भी ग्रो कराओ, अच्छा डाटा मिलेगा आपको। अपने जो नोट्स हैं मेरे, अपना जो अनुभव है वो सब आपसे के साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, किताबों से इधर उधर से जितना भी डाटा कलेक्शन का काम होगा वो मेरा होगा, आपको सिर्फ क्लास देखनी है और क्लास को नोट करना है और रिवीजन करना है, याद करना है। ठीक है, बस आराम से आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको सब चीज़ें एक जगह में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो दोस्तों अब करते हैं क्लास को यहीं पे समाप्त। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।